जय हिंद साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है आज विश्व इतिहास श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। टुडे दिस इज द फॉर्मली लास्ट क्लास ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और इसी के साथ जो है विश्व इतिहास का ये सिलसिला आज समाप्त होगा। फिर देखा जाएगा किसी दूसरे सेगमेंट में। अगर फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात हुआ तो बिल्कुल जो है मिला जाएगा। आज का विषय वस्तु हम लोगों का क्या होगा? तो आज का विषय वस्तु साम्राज्यवाद और विऔपनिवेशीकरण है। साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, या इसे कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद और वी उपनिवेशवाद भी कह सकते हैं। राम मोहन है, सीमा है, जैनेन्द्र हैं, अतुल हैं, पूजा हैं, नगमा हैं और भी लोगों का नाम मुझे नहीं दिख रहा है। जिन लोगों का अभिवादन है सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? फटाफट आज के क्लास में बढ़ते हैं। पहली मुद्दा क्या है भाई? पहला मुद्दा जो है साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद की प्रकृति क्या थी तो ये आप लोग जान चुके हैं। इसकी प्रकृति जो है एक परंपरागत साम्राज्यवादी शक्तियां होती हैं। इन परंपरागत साम्राज्यवादी शक्तियों पर का जो है 15वीं परंपरागत साम्राज्यवादी शक्तियों में दो हैं, स्पेन और पुर्तगाल हैं। स्पेन और पुर्तगाल हैं। कब से कब तक? 1450 से 1550 तक इनका वर्चस्व रहेगा। बाद में फिर कौन आएगा? बाद में जो है ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड, या इसे डच भी कहते हैं, ये आते हैं और क्या करते हैं? विश्व के अधिकांश देशों पर, विश्व के अधिकांश देशों पर इनका कब्जा हो जाता है। इनका कब्जा हो जाता है। तो परंपरागत शक्तियों में 5 हैं। 5 शक्तियां क्या करती हैं? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं शताब्दी, मीन्स कि विश्व के अधिकांश देशों पर कब्जा कब तक रहेगा? तो 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक इनका कब्जा रहेगा। इसके पश्चात कौन आ जाता है? तो इसके पश्चात नव साम्राज्यवादी शक्तियां आ जाती हैं। नव साम्राज्यवादी शक्तियां कौन है भाई? तो नौ साम्राज्यवादी शक्तियां दो हैं, जर्मनी और इटली है। जर्मनी और इटली का एकीकरण आपने कर लिया है। एकीकरण 1871 ईस्वी में। और क्या होता है
इस एकीकरण के पश्चात परंपरागत शक्तियों को चुनौती दिया जाता है, चुनौती दिया जाता है। चलिए भाई, तो टॉपिक हम लोग का क्या है? साम्राज्यवाद और विसाम्राज्यवाद या विऔपनिवेशीकरण। पहले हम लोग साम्राज्यवाद पर आ गए। साम्राज्यवाद में पहले हम लोगों ने क्या देखा? परंपरागत शक्तियों को देखा। 5 परंपरागत शक्तियां हैं। स्पेन है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, हॉलैंड है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर लिए थे। जर्मनी और इटली का एकीकरण आपने देखा था, इस पर भी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि साम्राज्यवाद प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी था। साम्राज्यवाद जो है वो क्या था? प्राचीन और मध्यकाल में भी था, और मध्यकाल में भी था। और यही साम्राज्यवाद हम लोग आधुनिक विश्व में भी देख रहे हैं। आधुनिक विश्व में भी देख रहे हैं। अब मुद्दे की क्या बात है? मुद्दे की बात यह है कि जो प्राचीन और मध्यकालीन साम्राज्यवाद है और जो आधुनिक साम्राज्यवाद है, जो आधुनिक साम्राज्यवाद है, इन दोनों साम्राज्यवाद में अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो ये भी समझना उतना ही प्रासंगिक है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एंशिएंट मेडाइवल एरा ऑफ इंपेरियलिज्म एंड द मॉडर्न इंपेरियलिज्म। तो अंतर क्या है भाई? ये जो है कॉन्टिनेंटल रहते हैं, ये महाद्वीपीय साम्राज्यवाद था। महाद्वीपीय साम्राज्यवाद मीन्स कि सम्राट अशोक ने जीतना शुरू किया और भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा किया। या अन्य किसी को देखेंगे कि जैसे आर्य कहा जाता है मध्य एशिया, तो मध्य एशिया से कहां पर? भारत पर आए। एक ही महाद्वीप की शक्तियां दूसरे महाद्वीप पर। प्राचीन काल में कौन है? कुषाण है, पार्थियन है, इंडो ग्रीक है। ये सब मध्य एशिया और भारत के उत्तर में, और वहां से भारत पर इन्होंने कब्जा किया। ऐसे ही अगर इस्लामिक आक्रमण को देखेंगे तो गजनी के क्षेत्र से इनका जो है आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमणकारी हैं, अरब आक्रमणकारी, मतलब एक महाद्वीप तक ही ये सीमित हैं। आधुनिक काल के साम्राज्यवाद में क्या है? अब ये परा महाद्वीपीय जो है, परा महाद्वीपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है, मतलब यूरोप महाद्वीप के लोग अब लैटिन अमेरिका पे कब्जा कर रहे हैं, अफ्रीका पे कब्जा कर रहे हैं, एशिया पे कब्जा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? परा महाद्वीपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति है, एक दौर आएगा भाई, 700-800 सालों में दुनिया बहुत बदली, प्राचीन काल से मध्यकाल में। कभी आप देखिएगा कि अगर चांद पे कॉलोनी बन गया, मंगल पे कॉलोनी बन गया, तो अब पृथ्वी के मानव और चांद के मानव में क्या होगा? टकराहट हो सकता है। और वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर जो है मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कहने का अर्थ कि मानव क्या है? मानव जो है स्वभाव से ही लालची प्राणी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साम्राज्यवाद प्राचीन और मध्यकाल में अंतर है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, साम्राज्यवाद का
कारण, साम्राज्यवाद का कारण। तो पहला जो है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में विविध देशों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों की असमानता। विविध देशों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों की असमानता, और यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, इट स्टिमुलेटेड टू द यूरोपियन कंट्रीज टू कनकर द अदर कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो साम्राज्यवाद का पहला कारण है कि अगर सब कुछ उनके देश में ही रहता तो अन्य महाद्वीप पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज तो भाई चांद पे भी दावेदारी है ना कि ये जो 3-4 देश गए हैं, क्या चांद पर मालिकाना हक इन्हीं का होगा, या 150 साल के बाद जो और देश जाएंगे उनका भी चांद पे मालिकाना हक होगा। तो कुल मिलाकर के वही है कि संसाधनों की बंदरबाट है। ठीक है। राजनैतिक कारण क्या है? साम्राज्यवाद का राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण अपने देशों के पारंपरिक साम्राज्य सीमा का विस्तार और अपने समकक्ष शक्तियों पर प्रभुत्व स्थापना। व्यक्ति का अहम जो है ना, वो अहम कभी न कहा जाता ना समाप्त होने वाली प्रतिस्पर्धा है। जो जिस समाज में है उस समाज में एक होता है ना कि हम आपसे श्रेष्ठ वाला जो भावना है। एक वीडियो मैं कुछ महीना पहले देखा था, उत्तर प्रदेश के अभी जो है वो आईजी जोन है, और एक गरीब व्यक्ति के यहां पर साइकिल, और वो भी सेकेंड पुरानी साइकिल है, उस पुरानी साइकिल को वो भावना देखी। भगवान राम को भी सबरी ने जूठे बैर खिलाए थे, भावनाओं को समझना है। उस पुरानी साइकिल, सेकेंड हैंड साइकिल को जिस मजदूर भाई ने खरीदा था, वो अगरबत्ती और फूल से वो कर रहा है, बगल में उसका छोटा सा बेटा है। और देखिए, ये आपको मिल जाएगा, अगर सर्च करेंगे मिल जाएगा। इतना खुश है कि हम लोग भी अपने बचपन के दौर को याद कर सकते हैं। जब पहली बार साइकिल मिली थी कितनी खुशी थी, तो उस बच्चे की भी खुशी को समझा जा सकता है। एक और समाज है जहां पे एक होता है ना कि मध्यम वर्गीय परिवार में सब सोचता है कमाएंगे तो अपनी एक गाड़ी खरीदेंगे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर गाड़ी में भी ब्रांड है कि नहीं, फॉर्च्यूनर और ये सब नहीं, मुझे कौन सी चाहिए, तो मुझे मर्सिडीज और ऑडी चाहिए। व्यक्ति का जो अहम है, एक तरफ तस्वीर है कि सेकेंड हैंड साइकिल में इतना ज्यादा खुशी मिल गया, दूसरी तरफ तस्वीर है कि लाखों की 50-50 लाख की कार है, लेकिन वहां पे अहम भाव कि ये सब हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और ऑडी है, पोर्शे है, करोड़ों की गाड़ियां। मुद्दे की बात क्या है कि व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड को दिखा करके अपने
जो समनार्थी हैं उनके ऊपर अपने अहम की तुष्टि करता है। राजनैतिक क्षेत्र में क्या हो सकता है? अपना विस्तार करके अपने समकालीन शक्तियों के ऊपर अपने प्रभुत्व को दिखाना। मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि ये पॉलिटिकल एम्बिशन इनका होता है, साम्राज्यवादी जो है महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं आर्थिक हितों से प्रेरित थी और ये क्या होती हैं? साम्राज्यवाद का कारण बनती हैं। अगला क्या है भाई? तो मेन जो साम्राज्यवाद का कारण है वो आर्थिक है, वो आर्थिक कारक है। अब आर्थिक कारक किस रूप में है? उस साम्राज्यवाद का आर्थिक कारक पूंजीवादी और वाणिज्यवादी हितों से प्रेरित थी। पूंजीवादी और वाणिज्यवादी हितों से प्रेरित थी। आर्थिक व्यापार में आर्थिक लाभ वास्को डी गामा आया हुआ था भाई। भारत को खोज किया था, ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से वो रास्ता पता था और उस पे जो है चलते हुए आ गए। खोज करने में लगभग उसके साथ 179-80 लोग रहते हैं। 3 जहाजें रहती हैं। समुद्र की जो दुश्वारियां रहती हैं, समुद्र की जो चुनौतियां रहती हैं, 2 जहाज तहस नहस हो गए थे। जो खर्च आया भारत के मसालों का प्राचीन काल से ही यूरोप के लोगों को लत लग गया था। जैसे ही 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा किया, उस कब्जे के साथ ही क्या है? उस कब्जे के साथ ही मसाला व्यापार भारत से यूरोप के मध्य बंद होता है और वही लत जो है वो कारण बनता है कि समुद्र मार्ग से खोजो। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। वास्को डी गामा का जो खर्च आया, उस जब ले जाके बेचता है ना, तो वो 40-50 सालों के बाद जो है, अरे टमाटर 240 रुपया किलो था, कितने लोग खा रहे थे? अभी 30 रुपया किलो हो गया, हर घर में टमाटर का सलाद। मुद्दे की बात यह है, बहुत किल्लत थी। जब 50 सालों के बाद वो मिर्च पहुंचता है, काली मिर्च भारत का पहुंचता है, तो वो पूरे खर्च, जितना खर्च हुआ था उसका 60 गुना लाभ प्राप्त करता है। तो आर्थिक कारण क्या था भाई? तो आर्थिक कारण पूंजीवादी और वाणिज्यवादी हितों से प्रेरित था। ठीक है, अब भाई देखते हैं साम्राज्यवाद का सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? तो पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ये सारे जो है मेन क्या है? मेन जो है आर्थिक कारण रहता है और भौगोलिक कारण रहता है। आर्थिक और भौगोलिक कारण को साकार रूप किसने दिया? साकार रूप राजनीतिक कारण ने दिया। और इनडायरेक्ट जो कहा जाता है कि जो एम्बिशन होता है वो सोशल और कल्चरल भी रहता है। अब क्या होता है भाई?
अब क्या होता है, जो कहा जाता है ना कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो कुछ वैसी ही दास्तान साम्राज्यवाद में देखने को मिल रहा है। कुछ वैसी ही दास्तान साम्राज्यवाद में देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है भाई, साम्राज्यवाद में यहां की जो 4-5 शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, यहां की 4-5 शक्तियां देखते ही देखते अमेरिका महाद्वीप पर, लैटिन अमेरिका महाद्वीप पर, अफ्रीका महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कब्जा कर लेते हैं। ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ, तो ये साम्राज्यवाद, अभी मैंने बताया, ये 15वीं से 19वीं शताब्दी तक चला। पहले भी, अब धीरे धीरे कहानी क्लियर हो रही है आप लोगों को। हर एक्शन का क्या होता है भाई, हर एक्शन का अपना रिएक्शन होता है। एक्शन का रिएक्शन होता है। इस एक्शन के रिएक्शन में क्या है, साम्राज्यवाद है तो धीरे धीरे इनका रिएक्शन मीन्स की विरोध होगा। विरोध होना, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध विरोध होना शुरू। और शोषण के विरुद्ध जो ये विरोध है, यही विरोध क्या कहलाता है, विऔपनिवेशीकरण, या इसे हम विसाम्राज्यवाद कहेंगे। विऔपनिवेशीकरण या विसाम्राज्यवाद। और मूल रूप से क्या है, मूल रूप से हमारा टॉपिक भी वही है, विऔपनिवेशीकरण। विऔपनिवेशीकरण में 3 प्रमुख हैं। लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है। अगला जो है अफ्रीका है। अगला जो है एशिया है। लैटिन अमेरिका में कौन है, लैटिन अमेरिका में साइमन बोलीवर हैं। एक देश को नहीं, जो कहा जाता है दुनिया वीरों से खाली नहीं है, तो दुनिया सही मायनों में वीरों से खाली नहीं है। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आपको गांधी जी महान, नेहरू जी महान, सुभाष चंद्र बोस महान, यही लोग महान दिखेंगे। जैसे आज तक चांद का हम एक ही हिस्सा देख पाए हैं, वैसे ही केवल आधुनिक भारत देखेंगे तो महानता का बस केवल एक ही हिस्सा दिखेगा।
जब विश्व इतिहास देखेंगे तो लगेगा दुनिया जौ जौ आगर है। जब दुनिया जौ जौ आगर है भाई, तो क्या महानता की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। यहां पे प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी ही भारत को आजादी दिलाएं कि नेहरू जी दिलाएं। यहां पे चार चार देशों को आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि चार चार देशों को अगर प्रत्यक्ष रूप से नाम दिलाया तो एक व्यक्ति ने दिलाया, साइमन बोलीवर ने दिलाया। आधुनिक विश्व में एकमात्र ऐसा व्यक्ति दिखेगा, एकमात्र आधुनिक विश्व की मैं बात कर रहा हूं, एकमात्र ऐसा व्यक्ति दिखेगा, एकमात्र ऐसा शख्सियत दिखेगा जिसके नाम पर किसी देश का नाम पड़ा हो। लैटिन अमेरिका में एक देश है बोलीविया, बोलीविया का नाम बोलीवर, साइमन बोलीवर, बोलीवर से बोलीविया। तो महानता की जो कहा जाता है ना कि हर देश में, हर युग में जो है अपनी अपनी महान शख्सियतें पैदा हुई हैं। अफ्रीका में दो आएगा। अफ्रीका में एक तो मिस्र का उपनिवेशीकरण आएगा और दूसरा जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति। एशिया में एक देखना है वियतनाम की स्वतंत्रता, वियतनाम की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं कहां पर, लैटिन अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का वी ऑफ निवेशीकरण किसके नेतृत्व में हुआ भाई? तो ये वी औपनिवेशीकरण साइमन बोलीवर के नेतृत्व में हुआ। साइमन बोलीवर के नेतृत्व में हुआ। साइमन बोलीवर के जो लैटिन अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष है, लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा कहां से मिला? तो ये प्रेरणा जो है स्वतंत्रता संघर्ष की, जो ये प्रेरणा है वो कहां से मिला? तो प्रेरणा कई जगहों से मिला। पहला कहां से है? तो पहला जो है अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिका की क्रांति से प्रेरित हुए। अमेरिका की क्रांति 1776 में ही हो गया। इन्हें लगता है, साइमन बोलीवर को लगता है कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है, अमेरिका इसी ब्रिटेन को अपने देश से खदेड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं
अपने यहां की यूरोपीय शक्ति को खदेड़ सकते हैं। अब मुद्दे की क्या बात है भाई? अब मुद्दे की बात है कि साइमन बोलीवर कौन है, कहां का रहने वाला है, इसके देश पर किसका कब्जा है। तो साइमन बोलीवर जो है ये वेनेजुएला के कराकस जो है इसकी राजधानी है, वेनेजुएला के कराकस के एक संभ्रांत परिवार का व्यक्ति था। साइमन बोलीवर ही वॉज फ्रॉम द एलिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ कराकस, द फेमस सिटी ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के एक संभ्रांत परिवार का व्यक्ति है और किसका कब्जा है? तो न केवल इसके देश पर बल्कि अन्य देशों पर स्पेन का कब्जा है। अरे ब्रिटेन ने केवल भारत पे कब्जा तो किया नहीं था, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है। वैसे ही परंपरागत शक्ति स्पेन है, कई देशों पे उसका कब्जा है। अब इस व्यक्ति को प्रेरणा कहां से मिला कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है? तो पहली प्रेरणा उत्तर अमेरिका में, जिसे अमेरिका की क्रांति कहते हैं, उन्हें लगा कि जब ये अमेरिकी सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन को अपने देश से भगा सकते हैं, तो हम स्पेन को क्यों नहीं भगा सकते हैं भाई? तो पहली प्रेरणा अमेरिका की क्रांति से मिला। अगला क्या होता है? ये व्यक्ति साइमन बोलीवर शिक्षा के लिए कहां गया? तो ये व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गया। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर यूरोप के प्रगतिशील आदर्शों से परिचित हुआ, आदर्शों से परिचित और प्रेरित हुआ, परिचित और प्रेरित हुआ। तो ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्रेसिव यूरोपियन आइडियाज एंड आइडियोलॉजी। तो जब इन आदर्शों से प्रेरित होता है तो क्या होता है? तो इन आदर्शों से प्रेरित होता है तो इसे पता चलता है कि ये यूरोप वाले हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और के नीति का पालन करते हैं। जिस देश पे कब्जा करते हैं उसे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी बताते हैं और कहते हैं कि क्या है? कहते हैं कि आपके ऊपर शासन जो है ये विधि का विधान है, हम गोरे लोगों ने उसका जिम्मा उठाया है। और अपने मूल देश में जब वो उसी देश में पढ़ने के लिए गया तो कहता है यहां पे तो ये एक अलग हाथी का दांत दिखाने के, इनके देश में अलग बात कह रहे हैं और अपने देश में कह रहे हैं भाई स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए, हम स्वतंत्रता से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता के साथ मुझे समानता भी चाहिए।
मुझे मानवाधिकार चाहिए, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। कहा अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे देश में कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अपने देश में मानवाधिकार चाहिए, हमारे देश में स्वतंत्रता की बात कर दे तो बिजली गिर जाती है। वो यहां से प्रेरित हुआ कि असल में ये लोग एक अलग दिशा में चल रहे हैं और हमारे देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अनमोल चौधरी का भाई कमेंट है, सर आज क्लास में इसलिए लाइव हूं, आपको धन्यवाद बोलना था। थैंक यू भाई अनमोल, आप शायद रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं और आज लास्ट क्लास है इसलिए मुझे लग रहा है कि आप शायद लाइव आए हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो चलिए जो है तो क्या होता है, यहां से यूरोप के जो उच्च प्रगतिशील आदर्श है इससे प्रेरित होते हैं। अगला क्या है भाई, अगला फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होते हैं। फ्रांस की क्रांति में कहते हैं कि इनको स्वतंत्रता ही नहीं, इनको समानता भी चाहिए। हमारे यहां पे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी और ये गोरे लोग आपस में ही क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से ये सारे इनके प्रेरणा का स्रोत बनता है। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, यहीं से अपने देश को आजाद कराने का जो बिगुल रहता है, इस बिगुल को कौन बजा रहा है, इस बिगुल को साइमन बोलीवर जो है वो शुरू करते हैं। जब देश से अपने पढ़ करके आते हैं, नहीं भाई मिस उस नहीं करना है, ठीक है ना, इस तरह से इमोशनल बातें नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंजिल के आप लोग राही हैं, हम लोग आपके मंजिल में कह सकते हैं कि थोड़े से समय के लिए आते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है जो कहा जाता है ना कि भाई ईमानदारी है, ईमानदारी से मैंने आपको पढ़ा दिया तो आप उसको जो है बार बार रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आपकी अगर सम्मान और आपका जो कहा जा सकता है ना कि आपका अगर ये जो भावना है कि नहीं सर ने मुझे अच्छा पढ़ाया, बस वही अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो वही मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। बाकी मैं प्रोफेशनल काम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, संस्थान मुझे पैसा दे रहा है, आप संतुष्ट हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पूंजी हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब क्या हो गया, अब ये जब शिक्षा प्राप्त करके अपने मूल देश में आते हैं तो मूल देश में आने के साथ क्या करते हैं, अपने लोगों को जागरूक करना शुरू करते हैं कि क्या करना है, हमें भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की तरफ आगे बढ़ना है। तो साइमन बोलीवर ने वापस अपने देश आकर अपने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ भाई, और धीरे धीरे लैटिन अमेरिका के अन्य देशों के
देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और क्या हुआ, अभी मैंने कहा ना कि हमारे देश की आजादी का श्रेय किसको दिया जाए, यही अपने आप में एक बड़ा वो है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से कई सारे देशों को इन्होंने स्वतंत्र कराया। जैसे कि वेनेजुएला कब स्वतंत्र हुआ, वेनेजुएला 1813 में स्वतंत्र हुआ। देन आफ्टर कोलंबिया जो है, कोलंबिया 1819 में स्वतंत्र हुआ। इक्वाडोर 1821 में स्वतंत्र हुआ। पेरू जो है वो 1825 में स्वतंत्र हुआ। और देखते ही देखते क्या हुआ, देखते ही देखते ये व्यक्ति मसीहा बन गया। ये जो साइमन बोलीवर है, ये क्या हो गया, साइमन बोलीवर जो है वो मसीहा बन गया, मसीहा बन गया। ठीक है। कभी कभी जो वक्त है ना, वक्त इंसान के साथ अजीब खेल खेलती है। ठीक है। अभी क्या है, अभी इंसान से ये व्यक्ति मसीहा बन गया, और जब ये व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छा बताता है कि मेरी वास्तविक इच्छा क्या है, तो इसे षड्यंत्र कह सकते हैं। अपने यहां पे ही नहीं, हर देश में जो सामान्य जनता है ना, वो कहानी सुने ना, बादल गिरा। एक भागता है और सब पूछते हैं क्या हुआ भाई, तो कहता है बादल गिर रहा है। दूसरे भी भागने शुरू करते हैं। फिर अन्य लोग पूछते हैं क्यों भाग रहे हो, तो कहते हैं तुम भी भागो, बादल गिरा। सब भागने लगते हैं। तो कहा जाता नहीं कि एक ही बात को कई बार जो है वो बोलिए, तो धीरे धीरे झूठ भी सच होने लगता है। इस व्यक्ति की दिली इच्छा क्या थी, इतने सारे देश जब स्वतंत्र हुए, उस व्यक्ति की दिली इच्छा थी कि जब अमेरिका के 13 उपनिवेश एक हो गए, अमेरिका की क्रांति से ही प्रेरित था। तो कहता है जब अमेरिका के देश एक हो गए, 13 कॉलोनी एक होकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गई, तो हमें क्या बनाना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका बनाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका बनाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जैसे ही ये कहता है कि सारे देशों को मिला करके एक देश बनाना चाहिए, वैसे ही उन देशों की जो सामंती शक्तियां होती हैं, उन्हें लगता है कि हमारा तो राजा रजवाड़ा ही ये लूट लेना चाहता है। एक देश का था, वेनेजुएला का था, सारे देशों का मुखिया बनना चाहता है। तो मिला जुला करके क्या होता है, मिला जुला करके इसके खिलाफ घृणा फैलाई जाती है। और कोई भी, जैसे मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक समय से आगे था। उसे लोगों ने, किसी ने पागल कहा, पागल बादशाह कहा, कोई कहा अंतर्विरोधों का मिश्रण है। बट वो जो था ना, वो उस युग से बहुत आगे की चीज था। उस युग के लोग उसे समझ ही नहीं पाए। वो टोकन, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाया,
तब उसे समझे कि कौन पागल है, पागल है, पागल है। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो सांकेतिक मुद्रा न, आप जो 500 का नोट रखते हैं वो क्या है? वो कागज सांकेतिक मुद्रा ही तो है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से साइमन बोलीवर की सोच बहुत आगे की थी। जो कॉन्जर्वेटिव थे उसको बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव समझे, और जो प्रोग्रेसिव थे उसे बहुत ज्यादा कॉन्जर्वेटिव समझे, मतलब कोई उसे समझ ही नहीं पाया। इस तरह से वह व्यक्ति जब मरा तो मसीहा से क्या बन गया? लैटिन अमेरिका का सबसे घृणित व्यक्ति के रूप में मरा। उसकी उपयोगिता को, जैसे कहा जाता है ना कि गांधी जी जीवन भर तो संघर्ष ही देखे, मरने के बाद भाई ना वो दुनिया भर के आइकॉन हो गए। उसके मरने के 100 सालों के बाद जब यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के कई सारे देश एक हुए, तब लोगों को समझ में आया कि उसकी सोच कितनी महान थी, उसकी सोच कितनी महान थी। जो 100 साल पहले ही लैटिन अमेरिका को एक करना चाहता था, हम एक नहीं हो पाए और यूरोप एक हो गया, यूरोपियन यूनियन। तो चलिए भाई, ये साइमन बोलीवर हैं। अब हम लोग कहां पे आते हैं? अब हम लोग आते हैं मिस्र की स्वतंत्रता पर। मिस्र की स्वतंत्रता। मिस्र कहां है? मिस्र यूरोपीय महाद्वीप से, यूरोपीय महाद्वीप से भूमध्य सागर से अलग होता है और दुनिया की श्रेष्ठ गुणवत्ता का कपास के रेशे पैदा करता है। कपास के रेशे और कपास के रेशे, ये कपास के रेशे पैदा करता है। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन मिस्र पर कब्जा करना चाहा, परंतु मिस्र में मेहमत अली पाशा का सशक्त नेतृत्व था। सशक्त नेतृत्व था और नेपोलियन कभी पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। तो मिस्र की कहानी कुछ ऐसी थी। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब क्या है भाई, मिस्र जो है आधुनिक विश्व में कपास के सबसे बेस्ट जो फाइबर्स हैं उसका प्रोड्यूस करता है। यूरोप का नेपोलियन जो था वो सोचा मिस्र पे कब्जा करें, परंतु कौन चट्टान की तरह खड़ा था?
मेहमत अली पाशा। सही है। अब क्या होता है, तो अब जो है आगे हम लोग देखते हैं कि मिस्र पे कैसे यूरोप का कब्जा हो जाता है। तो अगला मुद्दा क्या है, मिस्र पर ब्रिटेन का कब्जा। मिस्र पर ब्रिटेन का कब्जा। जब तक मेहमत अली पाशा जिंदा रहता है ना, जो कहा जाता है अंग्रेजों का, तो आधुनिक भारत अगर आप पढ़े हैं तो उनके रग रग से वाकिफ होंगे। जो हमारे यहां पे कहावत है ना, पड़ी मार जब शमशेरों से, महाराज मैं नाई हूं। तो अंग्रेज जिसको देखते थे कि बहुत सशक्त है, उसके सामने बहुत शांत तरीके से रहते थे। वही हाल मिस्र में होता है। जब तक मेहमत अली पाशा, पाशा मतलब वहां पे राजा की उपाधि की तरह है, जितने भी लोग आएंगे वो पाशा पाशा दिखेंगे। तो जब तक मेहमत अली पाशा जिंदा रहता है, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी थी। ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी। कच्चे माल में सबसे अच्छा कपास का रेशा मिस्र में। ललचाई नजरें मिस्र की तरफ देख रही थीं। परंतु आज भाई मेरा अंतिम क्लास है, ठीक है ना। आप लोग जो है इतना इस तरीके से अपना ग्रुप बना रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप लोगों का अंतिम क्लास नहीं है ना। अंतिम क्लास है तो इधर थोड़ा समझिए जो है, और अपनी बातों को थोड़ा विराम दीजिए, ठीक है। कहानी समझ लेंगे ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जितना आसानी से समझा रहा हूं ना उतना आसान पढ़ के देखिएगा, उतने आसानी से डूबेंगे ना, डूबने के बाद फिर शायद एक एक पॉइंट निकल पाएगा। हर साल 8-10 बार, इसी साल ये मेरा चौथा या पांचवा बार वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं। इतना डूबा जाता है, इसलिए कहानी इतना आसान लग रहा है, और इतना आसान लग रहा है तो आप लोग अपनी दुनिया में मशगूल हैं। इतना आसान टॉपिक है नहीं, ठीक है। और मेरा अपना स्टाइल है कि मैं कठिन वाले टॉपिक को जानबूझ के अंत में छोड़ता हूं। बैच शुरू होता है तो इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू कीजिए कि बच्चे उसमें रम जाएं, और जो थोड़े कठिन या बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं उसे बाद में करवाइए, ठीक है। चलिए भाई, तो मिस्र पर ब्रिटेन का क्या है, मिस्र पर ब्रिटेन का जो है वो कब्जा हो जाता है। मिस्र पर, सॉरी अभी कब्जा नहीं हुआ है, तो ललचाही नजरें जो रहती हैं वो इनकी तरफ देख रही होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। मेहमत अली पाशा का शासन होता है। मेहमत अली पाशा की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मेहमत अली पाशा की मृत्यु के पश्चात क्या होगा, कमजोर उत्तराधिकारी आएंगे। कौन आएगा, कमजोर उत्तराधिकारी आएंगे। इन कमजोर उत्तराधिकारी में कौन है, इन कमजोर उत्तराधिकारी में इस्माइल पाशा हैं, इस्माइल पाशा हैं, और सईद पाशा पहले रहते हैं। सईद पाशा हैं, देन आफ्टर इस्माइल पाशा हैं, इस्माइल पाशा हैं। अभी मैंने क्या कहा भाई, अभी मैंने कहा कि कमजोर उत्तराधिकारी हैं। जब कमजोर उत्तराधिकारी हैं, तो कमजोर उत्तराधिकारी होने से क्या होता है, अत्यधिक विलासी जीवन, अत्यधिक फिजूल खर्च
और विलासी जीवन जीते थे, विलासी जीवन जीते थे। इसे देखते हुए क्या हुआ, इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने एक अवसर के रूप में देखा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ललचाही निगाहें कब से थी, मेहमत अली पाशा के दौर से ही थी। अब इनका खर्च ज्यादा है, तो क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने इन्हें अत्यधिक ऋण दिया, अत्यधिक ऋण दिया कि पहले कर्जा ले लो, कर्जा लेकर के, जो कहावत है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, पहले कर्जा ले लो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ हड़पा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है ब्रिटेन फ्रांस ने अत्यधिक ऋण दिया। इस ऋण के साथ में क्या हो जाता है, इसी समय जो है 1854 से 1869 ईस्वी के मध्य, 1854 से 1869 ईस्वी के मध्य स्वेज कैनाल बनेगा, स्वेज नहर का निर्माण होगा। और स्वेज नहर के निर्माण के साथ ही क्या होगा, स्वेज नहर के निर्माण के साथ ही स्टेक होल्डर, 3 स्टेक होल्डर हो जाएंगे। मिस्र की जमीन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, 169 किलोमीटर लंबा नहर है। क्यों बनाया गया, क्योंकि 3000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया। यूरोप और भारत के मध्य 3000 किलोमीटर की दूरी कम हो गया, मात्र 169 किलोमीटर लंबे नहर से। मिस्र का जमीन गया था, तो मिस्र उसका एक हिस्सेदार था। ब्रिटेन और फ्रांस की पूंजी लगी थी, ये दो एक हिस्सेदार हैं। अब बाद में कौन है भाई, बाद में इस्माइल पाशा से ब्रिटेन और फ्रांस अपने ऋणों को वापस मांगने लगे। जान रहे थे कि पैसा तो है नहीं, वापस मांगने लगे। वापस मांगने लगे तो क्या हुआ, इस्माइल पाशा हाथ खड़ा कर दिए। इस्माइल पाशा जो है अपनी अक्षमता बताते हुए, अक्षमता बताते हुए स्वेज नहर का अपना मालिकाना हिस्सा 1882 ईस्वी में ब्रिटेन को बेच दिया। ब्रिटेन को बेच दिया। और जब ये लोग ज्यादा ऋण लिए थे, तभी से क्या हो गए थे, जब से ज्यादा ऋण लिए थे, ये कमजोर उत्तराधिकारी ब्रिटेन के कठपुतली बन गए थे। कठपुतली मतलब जो कहेंगे वो करेंगे, बन गए हैं। अब स्थिति को नाजुक देखते हुए क्या किया जाता है, स्थिति को नाजुक देखते हुए स्वेज नहर की इनके हिस्सेदारी ब्रिटेन हड़प लिया। इस प्रकार ब्रिटेन का इनके ऊपर वास्तविक कब्जा हो गया। ब्रिटेन का इन लोगों के ऊपर वास्तविक कब्जा हो गया।
सही है। अब कहां पे आते हैं, मिस्र का स्वतंत्रता कब्जा हो गया। अब जो है मिस्र के स्वतंत्रता संघर्ष पर आते हैं। मिस्र का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही अरब राष्ट्रवाद का अपने राष्ट्र, धर्म, भाषा, संस्कृति को लेकर विदेशी शक्तियों के विरुद्ध आंदोलन होगा, Arab nationalism emerged on the ground of common Arab language, Arabian culture, Islamic religion and with the patriotic sense. तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अरब राष्ट्रवाद की लहर जो है वो मिस्र तक आती है। इसकी लहर मिस्र तक और मिस्र में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की शुरुआत, जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन है इसकी तीव्रता को देखते हुए 1936 में लंदन समझौता और मिस्र की स्वतंत्रता को मान्यता, मिस्र की स्वतंत्रता को मान्यता दिया जाना। अब देखिए जो होता है ना, किसी भी देश से अगर स्वतंत्रता है, जैसे इटली की घोषणा अगर आधुनिक भारत में आपने पढ़ा है, लॉर्ड इटली ने फरवरी 1947 में घोषणा किया था कि हम जून 1948 तक भारत से बाहर निकल जाएंगे। तो एक टाइम फ्रेम लिया जाता है, फेज वाइज जो है रोल बैक करते हैं। ठीक है, ज्योति का प्रश्न है, आज लास्ट क्लास है क्या? लग रहा है कि लास्ट क्लास ही है। ठीक है, हाँ भाई, ये कह तो रहा हूं ना, लंदन का समझौता 1936 में हुआ और इस समझौते के तहत क्या है, मिस्र की स्वतंत्रता को मान्यता दिया गया और लगभग एक समय जो कहा जाता है ना, समय फ्रेम का पालन किया गया। तो होता क्या है, लंदन समझौता के कार्यान्वयन से पूर्व ही, इसके कार्यान्वयन के पूर्व ही क्या हो जाएगा,
वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो जाएगा। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, ब्रिटेन मिस्र से निकलने को, ब्रिटेन मिस्र की स्वतंत्रता को रेफ्यूज कर दिया। रेफ्यूज मीन्स की मना करना, मना करना। अब क्या है भाई, मिस्र से अपनी सेना निकालने की बजाय जो है और ज्यादा सेना वहां पर भेज देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। मिस्र को भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देश आकर के हमारे ऊपर कब्जा कर ले। यहां पे तो संधि जो है सब लिखित है, संधि सब जो है वो है, मान्य है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है इस संधि को देखते हुए, इस जो है समझौते को देखते हुए मिस्र को लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर दबाव बनाया जाएगा। अब क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन मिस्र छोड़ने से मना करता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होने के बाद भी मिस्र, समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन मिस्र छोड़ने से मना किया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन भड़क उठा। राष्ट्रीय आंदोलन भड़क उठा। अब क्या होता है भाई, अब फिर से मान जाते हैं। 1952 में कर्नल नाजिब जो हैं वो राष्ट्रपति बने, परंतु कैसा व्यवहार किया, कठपुतली ही बने रहे, कठपुतली ही बने रहे। एक जो कहावत कहा जाता है ना कि चिट भी अपना पट भी अपना, तो स्वतंत्रता देने के बाद भी क्या है, आप हमारे ही प्रभाव में बने रहिए। अब इसे देख करके मिस्र में और ज्यादा निराशा हो जाता है कि इस राष्ट्रपति का क्या मतलब, जो तोते की तरह किसकी भाषा बोल रहा है, तोते की तरह उन्हीं की भाषा बोल रहा है। तो अब क्या होगा, कर्नल नाजिब का सत्ता पलट और कौन आएगा, कर्नल नासिर आएंगे, कर्नल नासिर आएंगे। यही कर्नल नासिर जो है नैम का भी वो करवाए हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट का भी करवाए हैं। तो कर्नल नासिर क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो ऋण आपने दिया था 1882 से लेकर के ये कौन सा वर्ष है, 1956 का वर्ष है। तो कहते हैं कि इतने समय में आपने क्या किया, इतने समय में आपने हमारा स्वेज नहर का बहुत ज्यादा शोषण किया। तो 1956 में क्या करते हैं, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करेंगे। आप सभी लोगों को पता है ये दौर शीत युद्ध का दौर था।
शीत युद्ध का तीसरा चरण था। 1917 से 1945 प्रथम चरण, 45 से 52 तृतीय चरण, 52 से 59 जो है तृतीय चरण। रूस जो है मिस्र को सहयोग दिया कि राष्ट्रीयकरण करो। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद और साम्यवाद का झगड़ा। जैसे ही कर्नल नासिर राष्ट्रीयकरण करेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इनके ऊपर हमला कर देगा। और समर्थन कौन दिया? तो समर्थन इजरायल ने दिया और एक तरफा इनको हरा देंगे युद्ध में। हराने के पश्चात क्या होगा? हराने के पश्चात अब मिस्र ये मामला यूएनओ में उठाएगा। मिस्र ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है वहां पे ये अस्थायी सदस्य हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये सब अस्थायी सदस्य हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। दोनों के वीटो पावर से क्या होता है? वहां पर भी इनका मुद्दा निष्प्रभावी हो जाता है। परंतु जो यूएनओ की जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में सारे देश सदस्य होते हैं, 193 देश हैं, सदस्य हैं, तो वो सारे भागीदारी तय करते हैं। जनरल असेंबली में जो स्वेज नहर के मुद्दे पर वोटिंग हुआ उसमें 64% वोट मिस्र को मिला और मात्र 5% वोट ब्रिटेन, फ्रांस के पक्ष में गया। जनरल असेंबली के वोट का कोई पावर, कोई विधिक लेजिटिमेट वो नहीं है। मुद्दे की बात यह है भाई कि इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं था, परंतु इसका नैतिक महत्व बहुत बड़ा था। विश्व की 64% कौम मिस्र के साथ है और मात्र 5% कौम आपके साथ है। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप है। क्यों? क्योंकि स्वेज नहर मिस्र का है। विश्व की अधिकांश जनमत ये कह रही है। अमेरिका इस मुद्दे में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था और अमेरिका शुरू से ही कह रहा है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत होना चाहिए। अमेरिका के तटस्थ रुख को देखते हुए, वैश्विक जनमत का समर्थन मिस्र को देखते हुए, अंततः ये मिस्र की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं और मिस्र छोड़कर निकल जाते हैं। इस तरह से मिस्र स्वतंत्र हो गया। अगला कहां पे आते हैं भाई? अगला जो है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति। रंग भेद की समाप्ति। दक्षिण अफ्रीका पर गोरे लोगों का कब्जा। गोरे लोगों का कब्जा और ये लोग मूलतः अफ्रीकी काले लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव की नीति का नस्लीय भेदभाव की नीति का
पालन करते थे। एक गुजरे जमाने की बहुत ही फेमस मूवी है, समय हो तो देखिएगा। आपके पिताजी भी उस समय पैदा नहीं हुए, आपके क्या, मेरे पिताजी भी नहीं पैदा हुए थे। मदर इंडिया इस पिक्चर का नाम है, शायद हो सकता है कोई एकाक देखा हो। मदर इंडिया 1950 के दशक की मूवी है। इसके गाने के बोल हैं, दुनिया में जन्म लिया है तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत लोग देखें, रेनू है, पूजा है, कृषु हैं, कृष हैं। तो गाने का भाव भी समझ रहे होंगे कि दुनिया में जन्म लिया है तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। काले लोग जो हैं, इनके ऊपर मतलब इनका देश है, इनकी मातृभूमि है, इनका वतन है, और अपने ही वतन में ये पराये हैं, अछूत हैं। एक गुजरे जमाने की और मूवी है, अगर देखें, मैं कहता हूं ना कि आप लोग अपने उम्र में पिक्चर इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। हमसे कुछ दिन अगर आपका और सानिध्य रहता अगर, तो मैं आपको यह सिद्ध करता कि मूवी इंटरटेनमेंट ही नहीं है, मूवी में जिंदगी के बहुत, पिक्चरों में बहुत सारे जिंदगी की सीख भी हैं। 1960 के दशक की एक मूवी है दोस्ती, ये फिर बाद में भी इस नाम से कई पिक्चर बना। मैं 1960 के दशक की एक मूवी दोस्ती है, दो दोस्तों की कहानी है। पिक्चर देखेंगे तो रुला देगा। एक दोस्त अंधा रहता है, दूसरा दोस्त लंगड़ा रहता है। दो दोस्तों की कहानी, पिक्चर का नाम ही दोस्ती, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। इस पिक्चर में एक गाने का बोल है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताता है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव, आता है चला जाता है। हाँ, मैं समझ गया, राम मोहन आप देखे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एक कोई दूसरा गाने का भी लिख दिया। मीन्स क्या है, ये काले लोग ये समझ रहे हैं कि दुख बने, इन्होंने दुख को, शोषण को अपनी नियति मान लिया कि दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, अपना देश है, अपना वतन है, अपनी मिट्टी है। गोरे, मुट्ठी भर गोरे लोग इनको अपने ही देश में बेगाने बना दिए। अब ये अपना गुजरा हुआ जमाना याद करते हैं और कहते हैं सुख है एक छांव, मतलब सुख के पल बहुत छोटे थे, सुख है एक छांव, आता है। क्या इनके साथ नहीं, मतलब अभी देखिए ना, इमोशनल हो जाएंगे। नेल्सन मंडेला की कहानी सुनते सुनते इमोशनल, क्या इनके साथ नहीं किया गया। अपने ही देश में इनको अछूत बना दिया गया, अपने ही देश में कह दिया गया कि आप गोरे लोगों की बस्तियों में नहीं जा सकते हैं। अगर कुछ बहुत इमरजेंसी है तो पहले मर जाए, पत्नी का प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का दर्द है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, कितना भी बड़ा इमरजेंसी है, लेकिन आपको पहले पास लेना होगा। अगर गोरे बस्ती से होकर गुजरना है तो पास लेना होगा। अपने ही देश के अपने ही बसों में आप नहीं बैठेंगे।
अपने ही देश में काले लोगों के लिए अलग बस चलाई गई जो 2-2 4-4 घंटा पे एक आती थी, गोरे लोगों की बस फटाफट आती थी। अपनी ही देश की भूमि से इनको महरूम कर दिया गया, अपने ही देश के संसाधनों से इन्हें महरूम कर दिया गया, और ये क्या बना दिए गए, मात्र मजदूर और दास बना करके छोड़ दिए। तो ये क्या था भाई, ये रंग भेद है। और मैंने कहा ना कि हर शोषण की पराकाष्ठा का एक अंत होता है। इनके भी शोषण की पराकाष्ठा के अंत की कहानी कब से शुरू होती है भाई? तो 1952 से वर्ष 1952 ईस्वी में क्या होता है? तो 1952 ईस्वी में ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो ANC ने क्या किया, ये INC हमसे प्रेरणा लेकर के बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्ज पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बने थे। इन्होंने क्या किया, 1952 ईस्वी से रंग भेद नीति का विरोध शुरू कर दिया, विरोध शुरू किया। अब क्या होता है, अब ये कहते हैं कि गोरे लोगों के शोषणात्मक नीतियों का पालन मत करो, सारे बसों में बैठकर जाओ, गोरे लोगों का काम करने से मना कर दो। जब काले लोगों के लिए अलग से बस चला था ना, आई फील क्लास 8th की NCERT है, अगर आप पढ़ेंगे, मैरी पार्कर शायद नाम रहता है, आई फील मैरी पार्कर ही नाम है। उनके साथ अमेरिका में ऐसा हुआ था, अमेरिका में भी दास प्रथा के मुद्दे पे गृह युद्ध आपने पढ़ा था। जब गोरों लोगों ने काले लोगों के लिए, नियम यह था कि अगर पहले बस एक ही चलती थी, नियम यह था कि अगर गोरे लोग चले गए तो सीट उनके लिए आपको छोड़ देना है, काले लोग को छोड़ देना है। ऐसी घटना हुआ जहां पर, वही मैरी पार्कर वाली जो मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसी घटना हुआ, काले लोगों ने मना किया, इनको लगा कि इनके होश ऐसे ठिकाने नहीं आएंगे, इनके बस ही अलग कर दो। अब बस अलग कर दो तो वो करोड़ों का बजट थोड़ी था कि 150 बस एक ही बार में हर रूट पे लॉन्च कर दो। जब काले लोगों के लिए अलग बस आया तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया, और हद है भाई, मैंने एक कहानी सुनाया था ना, चीन का क्रांति, 9000 किलोमीटर पैदल गए थे, इतिहास में महाप्रस्थान की घटना कहते हैं, द ग्रेट एक्सोडस कहते हैं। पूरे इतिहास में यह त्याग की कहानी नहीं मिलेगी कि काले लोग हैं तो अपने गांव में रहते थे, गांव से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर इनका शहर में फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में ये मजदूर थे। अब ये विरोध कैसे कर रहे हैं भाई, गांधी जी के अनुयायी हैं, तो गांधी जी के अनुयायी हैं तो क्या होता है, शांतिपूर्वक विरोध, कि हम इस बस में, काले लोगों का जो बस, उसमें कोई काला बैठेगा ही नहीं, हम विरोध करते हैं। थोड़ा वास्तविकता के धरातल पे बच्चों, ऊर्जा कहां से मिल जाए आपको, कहां से वो शक्ति मिल जाए कि आप अपना दिन रात एक कर दें IAS बनने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके जान की बाजी नहीं लगी है, कमरे में कम से कम पंखा होगा, उस कमरे के अंदर पंखे में बैठ करके पढ़ना है। 2 वक्त का, कितना भी मां बाप को दिक्कत हो, 2 वक्त का भोजन तो अच्छे से मिल ही रहा होगा, शुद्ध खाना तो मिल ही रहा होगा। उनकी दर्द की दास्तान सुनेंगे ना, तो वही जो कहा जाता ना, तुम्हें जो
कहानी अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए, तुम्हें जो दास्तां अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए। 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर ये विरोध कर रहे हैं कि हम आपके बस, मतलब हम काले लोगों के बस का विरोध करते हैं, इसलिए काले लोगों के बस में काला कोई बैठेगा ही नहीं। ये सुबह 3 बजे उठते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, पैदल निकलते थे फैक्ट्री के लिए कि बस में नहीं बैठेंगे। रास्ते में गोरे लोगों की बस जाती थी, पैरों में छाले पड़े हैं लेकिन पैदल जा रहे हैं। 6 घंटा 7 घंटा चल करके ये सुबह 10 बजे अपने फैक्ट्री पहुंचते थे। 10 बजे फैक्ट्री पहुंचते थे तो कौन थे, मजदूर थे, दिन भर काम करते थे और फिर लेट इवनिंग को फिर अपने गांव के लिए पैदल जाते थे। भाई मानवता रो देगी, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। लेकिन जिद क्या है कि काले लोगों के बस में नहीं बैठेंगे। हम आपके इस नियम का विरोध करते हैं। अब होता क्या है, 1960 का वर्ष रहेगा। 1960 के वर्ष में जैसे जालियांवाला बाग आपने भारत में देखा था, वैसे वहां पे शार्प विले एक जगह रहता है। इसे शार्प विले इंसिडेंट कहते हैं, शार्प विले घटना कहते हैं। शार्प विले इंसिडेंट में क्या होता है, इस जगह पे ये काले लोग विरोध कर रहे होते हैं पृथक बसों का। इनके ऊपर निर्मम तरीके से गोलियां बरसाई जाती हैं और सैकड़ों काले लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं तो ये कब की बात है भाई, नहीं 1500 1700 1800 की बात नहीं, ये 1960 की बात है। 1960 मतलब भारत को आजाद हुए 13 साल हो गए। आज से 60 साल पहले की बात है। पूरा दुनिया अवाक हो गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर निर्मम तरीके से आप गोली का बौछार कर रहे हैं। पूरी दुनिया निंदा कर रहा है। ब्रिटेन ने निंदा किया, कॉमनवेल्थ नेशन से इन्होंने सदस्यता ही छोड़ दिया। और इनका नेता कौन है, इस रंग भेद नीति का नेता कौन है, कान खोल के सुनिएगा। इनका नेता एल्बर्ट लुथली है, एल्बर्ट लुथली है। एल्बर्ट लुथली के इस शांतिपूर्वक प्रतिरोध को देखा गया, 1960 में निर्मम हत्या को देखा गया। आलोचना करने पे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो गोरी सरकार है वो कॉमनवेल्थ नेशन से ही सदस्यता त्याग दिया। 1960 का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। एल्बर्ट लुथली को शांति का 1960 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये देखकर गोरी सरकार जल भुन गई कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरे दुनिया में फेमस किया जा रहा है, पूरे दुनिया में मानवता का मसीहा दिखाया जा रहा है। 1967 के आसपास का समय रहता है, एल्बर्ट लुथली की हत्या कर दी जाती है। एल्बर्ट लुथली की हत्या। आपका देश महान क्यों है भाई, आपका देश महान क्यों है? गांधी जी ने यहां भी 20 साल अपने जीवन का बिताया हुआ था। गांधी जी ने अपने जीवन का 20 साल, और ये गांधी जी को मानते थे ये हमारे मसीहा हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हमारे देश में आया और अहिंसा का पाठ पढ़ा कर गया। और गांधी जी जीते जी भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त करके गए थे। अफ्रीका आज भी भारत के नक्शे कदम पे चलता, अभी कहानी बची हुई है। तो एल्बर्ट लुथली जो है वो अहिंसा के बहुत बड़े पैरोकार। इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नोबेल शांति पुरस्कार से 1967 के लगभग में इनको गोली मार दिया गया।
गांधी जी को भी गोली नाथूराम गोडसे ने मारा। मरते समय उनका जो अंतिम शब्द था, हे राम। एल्बर्ट लुथली को जब गोली लगता है तो ये क्या कहता है, लेट मी गो टू रेस्ट मी इन पीस। लेट मी गो टू रेस्ट मी इन पीस। कहता है मरते समय कि हमें इन गोरों से कोई मतलब गोली से छलनी है, और कहता है इन गोरों से हमें घृणा नहीं है। मतलब वो हमसे घृणा करते हैं लेकिन मैं घृणा नहीं करता हूं। परंतु गोली से छलनी है, लेट मी गो, परंतु अब मुझे इस दुनिया से जाने दो, ये दुनिया अच्छी नहीं है। लेट मी गो अब, ठीक है। तो एल्बर्ट लुथली को जब गोली लगता है तो वो कहता है कि ये दुनिया बहुत खराब है, लेट मी गो, अब मुझे इस दुनिया से जाने दो। गोली लगा, बस उसके बाद उसके मरते समय जो शब्द रहते हैं, लेट मी गो टू रेस्ट मी इन पीस। कहता है गोरे लोगों से मुझे घृणा नहीं है, वो हमसे घृणा करते हैं लेकिन हमें उनसे घृणा नहीं है, बट ये दुनिया बहुत खराब है, अब मुझे इस दुनिया से जाने दो, लेट मी गो, अब मुझे इस दुनिया से जाने दो। जहां भी जाऊंगा रेस्ट मी इन पीस, अब शांति से मैं रह सकूंगा। अब मरते हैं भाई तो इनके शिष्य कौन रहते हैं, इनके शिष्य जो हैं नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला को 1964 में ही, शार्पविले घटना के बाद इनकी घटना सक्रियता ज्यादा रहती है, 1964 में ही जेल में डाल दिया गया। 1964 से ही जेल में हैं। एल्बर्ट लुथली के बाद काले लोगों के नेता नेल्सन मंडेला बनते हैं। एक तो बड़े छोटे कद के थे, 5.5 फीट के थे। इनको जो जेल दिया गया था, आजीवन कारावास की सजा जो जेल दिया गया था, तो जेल में जानबूझ करके उसे सीमेंट और ईंट से जितना लंबाई होती थी, 5.5 फीट में तो छोटे खुद हैं, लेकिन उसे और छोटा कर दिया जाता था कि पैर फैला के सो न सके। आपकी लंबाई से उसे जेल को छोटा कर दिया जाता था कि पैर फैला के सो न सके। और इससे क्या होता था, 3-4 सालों में, 5 सालों में हमेशा कमर मोड़े मोड़े रहते रहते क्या होता था, बैक सोल होता था। बैक सोल मतलब कि रीढ़ की हड्डियां गलने लगती थी और आजीवन कैदी जी ही नहीं पाता था, वो 2-4 साल 8 साल ऐसे करके मर जाता था। गोरे लोगों का शोषण देखिए, इनको भी गोली मार दिया गया, मरते समय कहें लेट मी गो टू रेस्ट मी इन पीस। इनका शोषण की एक तो खुद नाटे कट के जेल का सेल और छोटा, और ये व्यक्ति संघर्ष को वहीं से आगे बढ़ाता रहा। कितने साल जेल में रहा भाई, 27 साल जेल में रहा। और अंततः संघर्ष जो होता है ना, कहा जाता है ना कि संघर्ष से, अभी आप लोगों को भी मैं कहता हूं कि आप लोग का समय अभी बलिदानी का समय है, संघर्ष का समय है। यूपीएससी इतना आसान नहीं है। और जवानी का जो आप लोग नौजवान हैं, अभी आप लोग युवा हैं भाई, इस समय में जो ऊर्जा होती है ना, तो हर जवानी की अपनी कहानी होती है। आप अपने जवानी की कहानी इस तरह से लिखिए कि वो आपके जीवन का इतिहास बन जाए। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे, आपके पिताजी और आपके दादाजी आपके गांव के लिए अमर ही हो जाते हैं, 100-150 सालों के लिए अमर हो जाते हैं। आपको कोई नहीं जानता है कि आप दिल्ली में तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होगा तो फलाने का पोता आईएएस बना है, फलाने का बेटा आईएएस बना है, और आपके गांव में नहीं, कई गांव में ये तो बिजली की लहर की तरह सूचना जाती है। लोग अपने बच्चों को मिलवाने लाएंगे कि कुछ हमारे बेटे को गाइड, जिनको आप कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं जानते, उनसे मिलवाने लाते हैं।
कहने का अर्थ क्या है कि इसे कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा। कैसे जेल में रहा? जिसकी कोठरी भी उसके लंबाई से छोटी थी। और अंततः क्या होता है? संघर्ष और काले लोगों का जो निरंतर प्रतिरोध 1989 में रंगभेद नीति की समाप्ति हुई। रंगभेद नीति की समाप्ति के पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया जाएगा। 1990 में नेल्सन मंडेला रिहा होंगे। रिहा होने के बाद इनका संविधान बनना शुरू होगा। 1993 ईस्वी में स्वतंत्र संविधान। अब क्या लगता है भाई, ये तो पश्चिमी संस्कृति वाले हैं, टी फॉर टैट वाले हैं। पश्चिमी संस्कृति ने यही सिखाया है, टी फॉर टैट, कि हमने इनका शोषण किया क्योंकि हमारे पास शक्ति है। अब इनका समय आएगा तो हमारा शोषण करेंगे। पूरी कहानी ही वही है। नेपोलियन ने जर्मनी का राइनलैंड छीना। जब जर्मनी के बिस्मार्क के पास सत्ता आई तो इसने इनका अल्सास लॉरेंस छीना। वही ट्रेन बुलाई गई उसी महल में, जो प्रतिशोध था वही ट्रेन उसी महल में संधि हो रहा है। गोरे लोगों को लगा चुन चुन के मारे जाएंगे हम लोग। अफ्रीका से भगने के चक्कर में हैं। ये तो एक दास्तां सुनाया गया कि शार्पविले में मारा गया। कितने अनगिनत मर गए। जो यहां पे तो सामूहिक नरसंहार हुआ भाई ना, शार्पविले में अनगिनत मर गए जो व्यक्तिगत रूप से मारे गए। और साल 2 साल शोषण चला नहीं था, सदियों का शोषण की मौत भी जिंदगी से बदतर थी। अभी मैंने गाने के बोल सुनाए ना, जिंदगी अगर जहर है तो जीना ही पड़ेगा। और इतना इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि दुख की चिंता क्यों सताती है। नेल्सन मंडेला के पास शक्ति आया तो ये कहें, गोरे लोगों से कहे कि आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आपको हम काले लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। काले लोगों का भी गुस्सा 7वें आसमान पे था कि एक भी जिंदा नहीं जाने देंगे। जैसे हमको मारे हैं वैसे चुन के मारेंगे। अरे भाई, अपने ही देश अपनी ही भूमि में क्या था, पास लेना पड़ता था। अभी वो लोग भी जिंदा थे। 40 साल पहले की बात थी। 35-35 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, और उसके बाद दिन भर मजदूरों की तरह काम करना। आज उस शोषण के पराकाष्ठा का अंत हुआ है। जो किए थे वो भी हमारे नजरों के सामने हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नहीं, आपको देश न तो छोड़ के जाने की जरूरत है, न तो हम काले लोगों से डरने की जरूरत है। और काले लोगों से कान खोल के सुनिएगा भाई ना, मैं इतिहास का शिक्षक हूं, इतिहास की कहानी सुनाता हूं। सिलेबस नहीं तैयार करवा रहा हूं आपके लिए। आप सोचते होंगे सिलेबस तैयार करवा रहा हूं। मैं इतिहास को कभी सिलेबस के नजरिए से पढ़ाता है। आप ही कल के भारत हैं, आप ही कल के भविष्य हैं। अगर कुछ को भी ये बात अगर टच कर गया, कुछ को भी समझ में आ गया ना, वो पूरे समाज को बदल देगा। नेल्सन मंडेला काले लोगों से क्या कहते हैं? कहते हैं माफ करने की शक्ति सबसे शक्तिशाली लोगों में होती है। बुज़दिल कभी माफ नहीं करते हैं, तंग दिल कभी माफ नहीं करते हैं। जो सबसे शक्तिशाली होते हैं उन्हीं का दिल, उन्हीं का हृदय बड़ा होता है, वही माफ करते हैं। काले लोगों से कहते हैं कि माफ कर दो, और आने वाला इतिहास,
आने वाला इतिहास जो है हमेशा उसकी गवाही देगा। आने वाला इतिहास हमेशा उसकी गवाही देगा कि कहने के लिए ये गोरे थे, जब इनके पास शक्ति थी तो इन्होंने हमसे कैसा बर्ताव किया। और आने वाला इतिहास इस बात की भी गवाही देगा कि जब हम काले लोगों के पास शक्ति आई तो हमने इन्हें माफ कर दिया। भले हम रंग रूप में काले थे लेकिन हम दिल के काले नहीं थे। जब हमारे पास शक्ति आई तो हमने इन्हें माफ कर दिया। अब गोरे लोग कहते हैं कि भाई मान लीजिए, मैं मान लिया कि आप हमें माफ कर दिए, जब तक आपका दिल इतना बड़ा है, आपका हृदय, अगर जब तक आप जिंदा हैं तब तो ठीक है, आपके मरने के बाद कहीं हमारे लिए दिक्कत ना हो जाए। तो नेल्सन मंडेला क्या कहता है कि संविधान में आपको सुरक्षा देंगे, आप गोरे लोगों को संविधान से सुरक्षा देंगे। उस सोच को देखिए भाई ना, कल उसकी भी कहानी सुनाया था ना, जो माओ के साथ ही रहते हैं, 90,000 गए, मात्र 20,000 बचे। और उसने जापानियों को कहा कि हमें छोड़ो, आओ एक बार जापानियों को देश से खदेड़ते हैं, अपना मामला जापानियों को भगाएंगे, बस देख लिया जाएगा। इनकी पराकाष्ठा देखिए भाई ना, महानता की पराकाष्ठा देखिए कि संविधान से सुरक्षा देंगे। आने वाला इतिहास हमारी कहानी बताएगा कि जब हम कालों के पास शक्ति आई तो हमने कैसा व्यवहार किया। चलिए भाई, तो ये अफ्रीका के रंगभेद की समाप्ति की कहानी है। अब कहां पे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब आते हैं अब जो है आते हैं वियतनाम की स्वतंत्रता। वियतनाम की स्वतंत्रता। वियतनाम एशिया का एक देश है, और कल भी मैंने वियतनाम का युद्ध, शीत युद्ध के संदर्भ में आप लोगों के साथ चर्चा किया था। तो वियतनाम में क्या रहता है भाई, 1859 से 1885 के मध्य, 1859 से 1885 ईस्वी के मध्य क्या होता है, इसके मध्य फ्रांस कब्जा कर लेता है। जैसे भारत को 100 साल में कब्जा किए थे, 1757 से 1857, वैसे इनको कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के पश्चात क्या होता है, कब्जा करने के पश्चात वही जो कहा जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में वियतनाम का शोषण होगा, क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण होगा, और जापानी आक्रमण से फ्रांसीसी वियतनाम छोड़कर
भाग जाएंगे, वियतनाम छोड़कर भाग जाएंगे। अब क्या होता है, वियतनाम पर किसका कब्जा? वियतनाम पर जापानी कब्जा। अब जापानी शोषण करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध है तो युद्ध भी चल रहा है। युद्ध में व्यापक पैमाने पे बमबारी है, लोग सेना में हैं, आम लोगों के बीच में डर है। 1945 में ईस्वी में वियतनाम में भीषण अकाल पड़ा। वियतनाम में भीषण अकाल से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाएगा। कितने लाख मर गए? 20 लाख लोगों की मृत्यु होगा। वियतनामियों में बहुत ज्यादा गुस्सा। इसी वर्ष जापान की पराजय से वियतनाम खुश। वियतनाम में खुशी। किस बात को लेकर के खुशी है भाई? ये खुशी है कि चलिए जापानी हार गए, अब वियतनाम स्वतंत्र हुआ। जापान के हारने के साथ ही क्या होगा? फिर से फ्रांसीसी कब्जा। फ्रांसीसी कब्जा। अब इनका क्या कहना है? वियतनामियों का कहना है कि 1859 से हमारे ऊपर में कब्जा किए हैं, हमारा ही शोषण कर रहे थे, हमारे ही अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे थे। जैसे हमारे ऊपर जापानियों का आक्रमण हुआ, हमें अपने हाल पे छोड़ के सबसे पहले आप ही भगे। जब आप हमें छोड़कर भाग गए तो अब आपका हमारे देश पे कब्जा कैसा? तो क्या होता है, 1946 से विद्रोही गतिविधियां शुरू होती हैं। विधियां शुरू और अंततः 1954 ईस्वी ही है, अंततः 1954 ही है, जेनेवा एकॉर्ड होता है। यस, अंततः 1954 ईस्वी में जेनेवा एकॉर्ड से, जेनेवा एकॉर्ड या जेनेवा समझौता उसे कहेंगे, समझौता से वियतनाम की स्वतंत्रता का अनुमोदन हो जाएगा। इनकी स्वतंत्रता को मान्यता मिलेगा। इस स्वतंत्रता को मान्यता मिलने से अब क्या है, वियतनामियों में खुशी है, परंतु वियतनाम को दो भागों में, जेनेवा एकॉर्ड से वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से भले वियतनाम दो भागों में बढ़ गया, लेकिन हुआ कि वियतनाम को स्वतंत्रता मिला। परंतु क्या है भाई, परंतु ये शीत युद्ध का दौर है।
और शीत युद्ध के इस दौर में उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद लोकप्रिय है और साम्यवादी नेता हो ची मिन्ह साम्यवादी नेता की अत्यधिक लोकप्रियता रहती है, अत्यधिक लोकप्रियता। अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो साम्यवादी व्यवस्था वियतनाम में आ जाएगी। इनके साम्यवादियों के विरोध में दक्षिण वियतनाम में पूंजीवादी व्यवस्था या विचारधारा और इनके नेता नगो दिन दियम को समर्थन इससे क्या होगा? नगो दिन दियम को समर्थन कौन देगा? इनको समर्थन अमेरिका देगा, यूएसए देगा। क्यों? क्योंकि साम्यवाद को समर्थन यूएसएसआर दे रहा था। इससे क्या हो जाएगा? इससे गृह युद्ध छिड़ जाएगा, गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, चलिए भाई, अब इस गृह युद्ध में क्या होगा? इस गृह युद्ध में अमेरिका एकदम तन के रहेगा कि हमें क्या करना है, हमें इनका साम्यवादियों को खत्म करना है। 1960 के दशक में 1965 ईस्वी तक 5 लाख अमेरिकी सैनिकों को इनकी जो हो ची मिन्ह जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? गुरिल्ला युद्ध के समर्थक रहते हैं, गुरिल्ला युद्ध के समर्थक, और अपनी सेना का नाम क्या रखे रहते हैं? वियत कॉन्ग। तो वियत कॉन्ग इनकी सेना का नाम है। 5 लाख अमेरिकी सैनिकों को वियत कॉन्ग क्या करता है? अपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से पस्त करता है। और अब खीज में आकर के जो कहा जाता है ना कि खिसियानी बिल्ली वाला जो कहावत है, झुंझलाहट में वियतनाम में इतना बम, इतनी मिसाइल गिराते हैं, इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। जंगल में छिप करके ये गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। जब जंगल में छुप करके गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं तो 2 नए हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम का प्रयोग करते हैं। एजेंट ऑरेंज और नापाम का प्रयोग करते हैं। फिर से रुक गया है? चलिए कमेंट वाले पे लाइए। अब बस 2 मिनट में खत्म होने वाला है। तो अब क्या होता है भाई? ये पूरे जंगल को जला देते हैं। पूरे जंगल को ये जला देते हैं। अगर कुछ रुक भी गया
तो इतना अच्छा फ्लो चार्ट बनाया हूं कि देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहां से रुका हमें बता सकते हैं आप। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है इनको पस्त कर देते हैं। अब ये पूरे जंगल को ही जलाने लगते हैं। जंगल को जलाते हैं तो ये जमीन को खोद करके उसके अंदर छिपते हैं और वहां से हमला करते हैं। और कुल मिलाकर के क्या होता है, अंततः जो है पेरिस समझौता से, पेरिस शांति समझौता से, पेरिस शांति समझौता 1973 के आसपास में हुआ था। एक बार एग्जैक्ट मैं देख लेता हूं। दिस इज द यस 1973 में पेरिस शांति समझौता 1973 से अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका वियतनाम के वियतनामी स्वतंत्रता को मान्यता देगा। और इस तरीके से क्या हुआ भाई, वियतनाम स्वतंत्र हुआ और साम्यवादी व्यवस्था के रूप में उभर कर आया। चलिए भाई छात्रों, यहीं पे कहानी समाप्त हुआ। कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था। गृह युद्ध की शुरुआत के साथ क्या होता है, 1965 में 5 लाख सैनिक आ जाते हैं। अमेरिका जो है पूंजीवादी व्यवस्था नगोदिंदियम को समर्थन देता है। हो ची मिन्ह जो रहता है गुरिल्ला युद्ध को अपनाता है और इन 5 लाख की सेना को पस्त करता है। ये जंगल को जला देते हैं, खीज में आकर के ये जंगल को जला देते हैं नापाम और एजेंट ऑरेंज से। अब ये जमीन के अंदर छुप करके गुरिल्ला वार करते, जमीन के अंदर ही, जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जमीन के अंदर, वैसे जमीन के अंदर ये कैनाल बनाते हैं। अब इतना झुंझलाहट में बम गिराते हैं कि आज भी जिंदा बम मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। अंततः पेरिस शांति समझौता 1973 से वियतनाम को स्वतंत्रता को मान्यता मिला। तो चलिए भाई, अब मैनेजमेंट जो जिम्मेदारी देगा मैं देखूंगा कि क्या है, हम लोग क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, वो हम लोगों से बहुत दूर दूर का रिश्ता नहीं है। मैनेजमेंट एक अलग मुद्दा है, हम लोग को जो कह दिया जाता है वो आकर के उसको उस टाइम पे खत्म करना होता है। तो चलिए भाई, जो है आप लोगों का आज जो है ये विश्व इतिहास की श्रृंखला समाप्त हुई। और फिर देखा जाए, अगर किसी सेगमेंट में मुलाकात होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग मेहनत करते रहिए, खूब समर्पण के साथ मेहनत करते रहिए, इस जज्बे के साथ मेहनत करते रहिए कि अपने परिवार के आप अगले कर्णधार हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, अब उस परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का समय आ गया है। आज किताबों में मेहनत पे अपना पसीना बहा लीजिए, कल के डेट में आप ही नहीं पूरे परिवार का जीवन संवर जाएगा। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी जज्बे के साथ अपनी तैयारी को एक नवीन आयाम देंगे। चलिए भाई, तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हम लोग विश्व इतिहास की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कभी किसी अन्य पड़ाव में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।